अभिजीत ये स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर। चलो ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं। मैं आज आप लोग का जो है ब्रेक पढ़ाने वाला था, और कौन क्लच हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, और उससे पहले हम लोग सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ब्रेक के बारे में स्टार्ट करना था, और ब्रेक के बारे में इंट्रोडक्शन लेकर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो ब्रेक जो होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। ब्रेक जो होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी को। एनर्जी जो कि पजेस्ड बाई होती है, पजेस करके रखी होती है मूविंग सिस्टम के द्वारा या मैकेनिज्म के द्वारा, बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को एक्शन, फ्रिक्शन के एक्शन के थ्रू जो एनर्जी जो है वो पजेस करके रखता है, और ये एनर्जी जो रिलीज होती है, ये एनर्जी वहां पर जो होती है पजेस होकर के जो मूविंग सिस्टम रखता है, मैकेनिज्म जो पजेस करके एनर्जी को रखता है, उस सिचुएशन में आपका फ्रिक्शन वहां पर रोल प्ले करता है, एक्शन वहां पर जो होता है, फ्रिक्शन वहां पर जो होता है काम करता है। तो आपका जो ब्रेक जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी को, और ऐसी एनर्जी जो कि पजेस करके रखी जाती है मूविंग सिस्टम के द्वारा या पजेस करके रखी जाती है मैकेनिज्म के द्वारा। और ये जो होता है, जब मैकेनिज्म के द्वारा पजेस करके जो रखती है, मूविंग सिस्टम जो रखता है, मैकेनिज्म जो रखता है, अपने पास एनर्जी को समेट के जो रखता है, वो जो एब्जॉर्ब करता है, जब फ्रिक्शन को अप्लाई करने, जब ब्रेक लगाते हैं तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन का रोल प्ले एक्शन काम करता है, और ये जो रोल प्ले एक्शन, जब फ्रिक्शन का रोल प्ले एक्शन काम करता है तो ब्रेक लग जाता है।
ब्रेक लग जाता है तो जैसे ही ब्रेक लगती है तो जो मूविंग बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो हम कहते हैं कि ब्रेक जो होता है इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल डिवाइस which is used to absorb the energy possessed by the moving system by means of the friction के द्वारा जो है ये उस सिचुएशन में रोल प्ले काम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी पर्पस क्या है ब्रेक का। प्राइमरी पर्पस जो होता है ब्रेक का वो है, कोई अगर मूविंग बॉडी है और वो मोशन में है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए काम आता है ब्रेक का प्राइमरी पर्पस। कोई बॉडी अगर मूविंग सिस्टम में है और मोशन में है तो उसको कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए आपका ब्रेक काम आता है। तो जैसे कि आप ये मूविंग सिस्टम में कौन कौन से आ सकते हैं, मूविंग सिस्टम में रोटेटिंग ड्रम आ सकता है, मूविंग सिस्टम में आपका मशीन आ सकता है, मूविंग सिस्टम में आपका व्हीकल भी आ सकता है। तो ये जो है प्राइमरी पर्पस जो है ब्रेक का वो आपका मूविंग सिस्टम ऑफ द मोशन में अगर कोई है, मूविंग सिस्टम अगर कोई है, अगर वो मोशन में है, वो अगर मोशन में काम कर रहा है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए और कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए भी आपका काम आता है। आपका जो ब्रेक का जो प्राइमरी पर्पस, ये उसकी प्राथमिकता है, ये उसकी प्राइमरी पर्पस है, इसका ब्रेक का जो है वो उसका प्राइमरी पर्पस है। अब अगर हम ऑटोमोबाइल में आते हैं तो ऑटोमोबाइल में ब्रेक यूज किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, कार की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। ऑटोमोबाइल के फील्ड में अगर हम आते हैं तो ऑटोमोबाइल में देखेंगे कि जो इस कार की स्पीड है उसको रिड्यूस करने के लिए, कार की स्पीड रिड्यूस करने के लिए या फिर कार को रेस्ट में लाने के लिए हम ऑटोमोबाइल में ब्रेक का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो ये जो आपका जो ऑटोमोबाइल में ब्रेक का जो काम है वो अगर कोई कार मूविंग मोशन में है तो उसे स्टेशनरी कंडीशन में लेकर आ सकते हैं अगर वो डाउन हिल रोड ऑपरेट हो रहा है। अगर वो ढलान वाले एरिया में भी, अगर ढलान वाले सरफेस पर भी अगर आपका कार व्हीकल अगर मूव कर रहा है अगर ढलान वाले एरिया में, तो उस सिचुएशन में आपका ब्रेक जो है उससे वो टोटली जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में लेकर के आ सकता है, कार व्हीकल को स्टेशनरी कंडीशन में लेकर के आ सकता है। अगर आप ढलान वाली डाउन हिल वाले रोड में अगर आपकी कार व्हीकल ट्रेवल कर रही हो तो ये ऑटोमोबाइल में उसका जो है ये ब्रेक का पर्पस है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एनर्जी जो मैं बात कर रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाती है ब्रेक के द्वारा। वो एनर्जी क्या क्या हो सकती है, आपकी जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रही है ब्रेक के द्वारा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या फिर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है ब्रेक तो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकता है। तो ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकती है। तो ये जो एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर रहा है ब्रेक तो दो प्रकार की एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर दोनों प्रकार की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है ब्रेक आपका। दूसरा आते हैं ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में ब्रेक जो है एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऑटोमोबाइल कंडीशन में आते हैं तो मूविंग व्हीकल है तो मूविंग व्हीकल को अगर उस सिचुएशन में अगर ब्रेक लगाते हैं तो बोलेंगे कि ब्रेक एब्जॉर्ब कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि वो काइनेटिक कंडीशन में है। तो आपका जो अगर कार ऑटोमोबाइल कंडीशन में आ रहे हैं और व्हीकल अगर मूविंग कंडीशन में है तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकता है आपका ब्रेक जो है। जो कहेंगे कि आपका जो व्हीकल है अगर मूविंग में है और अगर हम अचानक ब्रेक लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा कंडीशन, अगर आप होइस्ट या एलिवेटर जो होता है अगर उस सिचुएशन में अगर ब्रेक एब्जॉर्ब करता है तो अगर उस सिचुएशन में हम ब्रेक लगाते हैं, होइस्ट आप देखें, आप कभी इंडस्ट्री में जाकर के देखना, बहुत बड़े बड़े रोलिंग जो होते हैं एक होइस्ट काम करते हैं जो कि लोड को अपलोड करते हैं, लोड को उठाते भी हैं, एलिवेट भी करते हैं और उसको मूव करके रख भी देते हैं। तो जो एलिवेटर जो है उस सिचुएशन में अगर हम बोले अगर ब्रेक एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो उस सिचुएशन में एलिवेटर के टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है रिलीज होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो ब्रेकिंग पीरियड में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिचुएशन में कंसीडरेशन में आती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी, अगर हम मूविंग व्हीकल की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेशन में आएगा। अगर हम एलिवेटर की बात कर रहे हैं या होइस्ट की बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी ब्रेक एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में आएगा। तो ये दो प्रकार की कंसीडरेशन है जिसमें हम आप कंसीडर कर सकते हैं जब ब्रेक एब्जॉर्ब करता है।
एनर्जी जो है एब्जॉर्ब, अगर ब्रेक के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है तो वो कन्वर्टेड की जाती है हीट एनर्जी के द्वारा, और ये जो हीट एनर्जी वो सराउंडिंग को डिसिपेटेड हो जाती है। जैसे कैसे कैसे बोलेंगे कि अगर आप जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्रेक के द्वारा वो कन्वर्ट हो जा रही है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जा रही है। जैसे अगर आप ट्रेन है, आपका जो रेलवे वैगन है, रेलवे जो वैगन है, जब रेलवे ट्रैक पर आपका जो ट्रेन मूव करता है तो उस सिचुएशन में उसका जो ब्रेक होता है, जब वो ब्रेक लगाएगा तो उस सिचुएशन में हीट जनरेट होगी और वो हीट सराउंडिंग को चले जाएगी। ये आप देख सकते हो कि जब आप ट्रेन को अगर आप देख रहे हो तो उस सिचुएशन में आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, आपका ब्रेक जो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो ब्रेक जो है वो कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी में, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ब्रेक उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और हीट एनर्जी डिसिपेटेड हो जा रही है सराउंडिंग में, ये हम कह सकते हैं। ब्रेक जो है उसको क्लासिफाइड करने के लिए फॉलोइंग 3 टाइप के ब्रेक हम देख सकते हैं। पहला जो है वो मैकेनिकल ब्रेक है। मैकेनिकल ब्रेक जो कि ऑपरेटेड होते हैं मैकेनिकल मींस के थ्रू, मैकेनिकल मींस के थ्रू ऑपरेटेड, जैसे कि लीवर के थ्रू ऑपरेटेड हो रहे हैं, स्प्रिंग के थ्रू ऑपरेटेड हो रहे हैं, पैडल के थ्रू ऑपरेटेड हो रहे हैं। तो जो मैकेनिकल जो ऑपरेटेड हो रहे हैं मैकेनिकल मींस के थ्रू ऑपरेटेड हो रहे हैं, जैसे कि लीवर हो गया या स्प्रिंग हो गया या पैडल हो गया, तो ये जो मैकेनिकल मींस के थ्रू जो ऑपरेट हो रहे हैं, ब्रेक जो अप्लाइड हो रहे हैं, ऑपरेटेड हो रहे हैं, और उसमें जो ब्रेक लग रहा है वो मैकेनिकल ब्रेक है। अब जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द फ्रिक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल ब्रेक जो है ब्लॉक ब्रेक आता है, एक जो ब्रेक आता है वो ब्लॉक ब्रेक आता है। दूसरा जो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल शू ब्रेक आता है, एक जो होता है इंटरनल एक्सटर्नल शू ब्रेक होता है। दूसरा जो है डिस्क ब्रेक होता है, एक जो होता है डिस्क ब्रेक भी होता है जो मैकेनिकल ब्रेक के अंदर कंसीडरेशन में आ सकता है। दूसरा और क्या कह सकते हैं हम, बैंड ब्रेक कह सकते हैं। बैंड ब्रेक जो है हम देखेंगे, इससे क्वेश्चन आगे हम देखेंगे बैंड ब्रेक्स के, तो बैंड ब्रेक भी जो है वो मैकेनिकल ब्रेक के अंदर आता है। तो ये है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, पहला टाइप जो था वो है मैकेनिकल ब्रेक। दूसरा टाइप जो है वो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ब्रेक में होता क्या है, ये जो ब्रेक है वो ऑपरेट होते हैं फ्लूइड प्रेशर के थ्रू, जैसे कि ऑयल प्रेशर, एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर के थ्रू अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो न्यूमेटिक ब्रेक आ जाएगा कंसिडरेशन में। हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होगा, जैसे कि अगर आप ऑपरेट कर रहे हो फ्लूइड के थ्रू, अगर कहीं पर अगर ऑयल प्रेशर के थ्रू अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाएगा। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक जो है वो दूसरे टाइप ऑफ द कंडीशन है। पहला टाइप था वो मैकेनिकल ब्रेक था, दूसरा टाइप था वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ब्रेक था, और तीसरे प्रकार का भी एक ब्रेक आता है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रेक कहलाता है। इलेक्ट्रिकल ब्रेक जैसे कि जो ऑपरेट होते हैं बाय मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, जो ऑपरेट होते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन में लाए जाते हैं ब्रेक, ऐसे ब्रेक जो ऑपरेटिंग कंडीशन के थ्रू मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं जो ब्रेक लगाने के लिए, तो वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रेक के अंदर आते हैं। जैसे कि ये इंक्लूड करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल ब्रेक, या आप कह सकते हो हिस्टेरेसिस ब्रेक आता है, एक हिस्टेरेसिस ब्रेक आता है, एक आता है एडी करंट ब्रेक। एडी करंट जनरेट होता है और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो ये जो था वो तीसरे प्रकार का ब्रेक था जिसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रेक कहते हैं। तो 3 प्रकार के ब्रेक आते हैं, पहला है मैकेनिकल ब्रेक, दूसरा जो है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ब्रेक, और तीसरा जो है इलेक्ट्रिकल ब्रेक। अब आते हैं हम एनर्जी इक्वेशन में। ये तो था आपका ब्रेक का इंट्रोडक्शन, ब्रेक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताया कि ब्रेक डिफाइन किया जा सकता है ऐसे मैकेनिकल डिवाइस से जो कि यूज करता है, जो कि यूज किया जाता है एब्जॉर्ब एनर्जी, जो कि एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है जो कि मूविंग सिस्टम के द्वारा पजेस की करके रखे गई हो। और जब ये ब्रेक अगर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है और जब ब्रेक लग जाता है तो वहां पर फ्रिक्शन का रोल प्ले एक्शन काम करता है। तो ये एक ब्रेक है, ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें 3 प्रकार के ब्रेक थे। आते हैं एनर्जी इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट स्टेप अगर हम लेना चाहेंगे कि मैकेनिकल ब्रेक को अगर हमको डिजाइन करना है, और इसके लिए हमको मैकेनिकल ब्रेक को अगर हमको डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमको डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी, फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी ऑफ गिवन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जो उसमें अप्लाइड हो रहा है उसमें ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी जो है वो डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डिजाइन के लिए अगर मैकेनिकल ब्रेक को डिजाइन करना है, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस
ब्रेक की ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी कितनी है, ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन कितना अप्लाई हो रहा है। अब ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो डिपेंड अपॉन होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक। ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी जो होती है, ब्रेकिंग टॉर्क डिपेंड जो होता है, ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक। ये फंडा है इसका, आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस लाइन में मैं पढ़ भी रहा हूँ। ब्रेकिंग टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रेक, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी, ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी में। अब अमाउंट ऑफ द एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रोटेशनल एनर्जी जो होता है वो भी हो सकता है आपका, जैसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो ये जो है आपका जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक, एब्जॉर्ब ब्रेक के द्वारा एब्जॉर्ब करने वाली एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ पर मैं आपको पहला कंडीशन बता सकता हूँ, अगर देखा जाए तो व्हेन अ मैकेनिकल सिस्टम, अगर हमने लिया है एक मैकेनिकल सिस्टम लिया है जिसका मास m है और वो मूविंग कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ v1 से, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो स्लो डाउन हो जा रहा है v2 वेलोसिटी से। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के टाइम पर काइनेटिक के इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ब्रेक के द्वारा जो एब्जॉर्ब की गई है, तो वो उस सिचुएशन में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, हाफ इनटू m इनटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, वो सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई मैंने मैकेनिकल सिस्टम लिया हूं जिसका मास m है और वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर उसकी स्पीड अगर v2 वेलोसिटी पर स्लो डाउन हो जा रही है, तो इस पीरियड के दौरान जो आपका जो ब्रेकिंग जो ब्रेक जो है काइनेटिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा, वो जो ब्रेक के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर उसको स्लो डाउन कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा दैट इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो जहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी ke इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक है जूल में, और जहां पर m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम है किलोग्राम में, v1 और v2 क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम है मीटर पर सेकंड में। तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v1 है और फाइनल वेलोसिटी v2 है सिस्टम में, तो उस सिचुएशन में आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ये एक डिपेंडिंग फैक्टर जो है, जो काइनेटिक एनर्जी जो है जब एब्जॉर्ब करेगा ब्रेक, आपका जब ऐसे लगाओगे ब्रेक जैसे ही लगाओगे तो वो मूविंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो उस सिचुएशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर आपका काइनेटिक एनर्जी आप रोटेटिंग बॉडी अगर आप कंसीडर कर रहे हो, तो रोटेटिंग बॉडी अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर होगा। या फिर मैं इसको कहना चाहूँ, आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां पर k रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूं तो हाफ इंटू एम इंटू के स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर रोटेटिंग बॉडी कंसीडर कर रहा हूं तो। ठीक है, तो ये आपका ये देखो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, और अगर मैं उसको और भी एक्सपांड करना चाहूं तो हाफ I की जगह में लिख सकता हूं हाफ m के स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका I क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, जो कि आपका kg मीटर स्क्वायर है। I is equal to mass moment of inertia of the rotating body. K is equal to radius of gyration of a body. Radius of gyration of body जो है वो आपका m में दिया, मीटर में दिया हुआ है। तो K जो है वो radius of gyration of a body है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है रेडियन पर सेकेंड में। तो ये है, अगर कोई रोटेटिंग कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक लगा रहे हैं तो पहले वो स्पीड में v1 ओमेगा 1 के एंगुलर वेलोसिटी से ऑपरेट हो रहे हैं, और जैसे ही उसको स्लो डाउन कर रहा हूं, अगर वो एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेट हो रहा है अगर उसको स्लो डाउन कर रहा हूं तो ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 2 है। तो उस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि अगर ब्रेक एब्जॉर्ब कर रही है तो उस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन।
अब आते हैं सर्टेन एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं होइस्ट अगर कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो अगर कोई होइस्ट भी कंसिडर कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वहां पर आपका जो वेट अपलिफ्ट होता है या होइस्ट जो होता है जो मूव करता है, स्लाइडिंग मूव करता है और एक प्लेस पे जाकर के वेट को अपलिफ्ट करता है और उसको उठा करके दूसरी जगह में रखता है। तो ऐसे कई जगह होइस्ट होते हैं, एलिवेटर होते हैं, तो वहां पर अगर होइस्ट के सर्टेन एप्लीकेशन में मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उस सिचुएशन में आपका जो होगा। जैसे कोई मूविंग वेट है और उस सिचुएशन में ड्यूरिंग दैट टाइम पर अगर ब्रेक अप्लाइड हो रहा है, तो मान लो अगर मैं कोई बॉडी ले रहा हूँ, अगर एम बॉडी है और वो फॉल हो रहा है थ्रू डिस्टेंस ऑफ h हाइट से फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तब पोटेंशियल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी ब्रेक के द्वारा जो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड पर जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच होगा। स्मॉल m आपका मास ऑफ द बॉडी है, g उसकी ग्रेविटेशनल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से उसको वो उठा करके नीचे रख दे रहा है, और हाइट जितने हाइट से वो ऊपर से लेकर के नीचे तक के आ रहा है वो आपका उसका हाइट है। तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी m इंटू जी इंटू एच के एच होगी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये तीन प्रकार की एनर्जी हमने कंसिडरेशन में देखी। अगर कोई बॉडी मूविंग कर रही तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी मूविंग कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई बॉडी जो है वो एलिवेटर के द्वारा अपलिफ्ट की जा रही है तो उस सिचुएशन में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडरेशन हो रही है ब्रेक के एब्जॉर्ब करने के। तो ड्यूरिंग जब ब्रेक ऑपरेट हो रहा है तो ब्रेक ऑपरेटिंग कंडीशन में उसमें क्या है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन है। जब इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी v है और फाइनल कंडीशन में स्लो डाउन वेलोसिटी है। स्लो डाउन वेलोसिटी मतलब आप वो उस वेट को रख करके धीरे से रख रहे हो, आप वो जो मूविंग कार व्हीकल है वो एक स्पीड से चल करके धीरे धीरे बाद में स्लो हो जा रही है। तो ब्रेक जब लगता है तो सिचुएशन में एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि द ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक, अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक के द्वारा ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है वो यहाँ पर बताया जाता है, डिपेंड होता है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना चाहता हूँ, अगर कोई डिजाइन करने के लिए मैकेनिकल ब्रेक अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे सबसे पहले ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होगा। और ये जो ब्रेकिंग टॉर्क कैपेसिटी जो है, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क जो है, ये जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक के बराबर, एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक के थ्रू। तो ये जो है सर्टेन कंडीशन एप्लीकेशन है जिसमें आपका जो है ब्रेकिंग एनर्जी जो ब्रेक जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर g जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको यहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए अगर मैं एनर्जी को इक्वेट कर देता हूँ, अगर एनर्जी को इक्वेट कर देता हूँ वर्क डन के बराबर, और अगर उस सिचुएशन में अगर ब्रेक लग रहा है तो एनर्जी इज इक्वल टू mt इंटू थीटा के बराबर होता है। या मैं आपको यहाँ पर जो mt इज इक्वल टू जो हम लोग टॉर्क कैपेसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, mt जो है हमने जो टॉर्क कैपेसिटी जो है mt जो है जो हम लोग पिछले क्लच में पढ़ चुके हैं, सिंगल प्लेट क्लच में, मल्टी प्लेट क्लच में mt के द्वारा मैं आपको जो डिनोट करता था। तो अगर मुझे mt फाइंड आउट करना है यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड आउट करना है तो ये एनर्जी डिवाइड बाय थीटा कर दूंगा तो आपका यहाँ से टॉर्क ब्रेकिंग टॉर्क फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर E जो है दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक है। E जो है टोटल एनर्जी में हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी में हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी भी है, और टोटल एनर्जी में हो सकता है दोनों की दोनों एनर्जी है। तो ये जो E जो है वो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक के बाद एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक है जूल में। mt जो है वो ब्रेकिंग टॉर्क है, दैट इज इक्वल न्यूटन मीटर में दिखाया गया है। mt जो है वो ब्रेकिंग टॉर्क है, और थीटा जो है वो आपका थीटा जो है वो एंगल थ्रू व्हिच द ब्रेक ड्रम जो है रोटेट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका एंगल थ्रू व्हिच द ब्रेक ड्रम रोटेट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड, through which the brake drum rotate during the braking period। मतलब ऐसा उतना एंगल जब ब्रेक जो है आपका जो ड्रम है ब्रेक ड्रम रोटेट कर रहा है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड के टाइम पे। ये हम लोग आगे क्वेश्चन है उसमें देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड कास्ट आयरन डिस्क 1 meter in the diameter and 0.2 meter thick is used as a flywheel
0.2 meter thick is used as a flywheel. It is rotating at 350 rpm. It is brought to the rest in the 1.5 second by means of the brake. By means of the brake, calculate first the energy absorbed by the brake and second the torque capacity of the brake. तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ देखो एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द ब्रेक में आपको बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, रोटेटिंग एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपको जो ड्रम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोटेटिंग एनर्जी एप्लीकेबल हो रहा है। जो बोल रहा सॉलिड कास्ट आयरन जो डिस्क है 1 मीटर का डायमीटर है और 2.2 मीटर का आपका थिकनेस में है, यूज किया जा रहा है एज ए फ्लाईव्हील। जो कास्ट आयरन डिस्क जो है वो यूज किया जा रहा है फ्लाईव्हील के जैसा। तो अगर फ्लाईव्हील के साथ इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होगी यहाँ पर। और इट इज रोटेटिंग एट 350 आरपीएम, 350 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई डिस्क जो है वो 350 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट इन द 1.5 सेकेंड। इसको हम लाते हैं 1.5 सेकेंड के रेस्ट के लिए, 1.5 सेकेंड के रेस्ट के लिए इसको लेकर आते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं। तो कैलकुलेट करना है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक, और दूसरा हमको कैलकुलेट करना है टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक। तो सबसे पहले हम जो डेटा दिए हुए हैं उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैपिटल डी यानी कि दैट इज इक्वल टू आपका जो डिस्क है, डायमीटर जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 मीटर लिख लेते हैं। टी इज इक्वल टू थिकनेस इज इक्वल टू 0.2 मीटर दिया हुआ है। N1 आरपीएम, N1 जो है वो आरपीएम में दैट इज इक्वल टू 350 आरपीएम, और जो T जो है वो टाइम जो आपका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर जो 1.5 सेकेंड जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एजम्पशन है कि अगर ब्रेक एब्जॉर्ब कर रहा है काइनेटिक एनर्जी और रोटेटिंग फ्लाईव्हील को, तो मास डेंसिटी ऑफ द कास्ट आयरन जो लिया जाना चाहिए, जो मास डेंसिटी लेना चाहिए, जो रो लेना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 7200 kg पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी यानी कि रो हमको कितना लेना है, 7200 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी हमको। और एक और assumption है कि अगर कोई रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड डिस्क जो है वो कितना होता है, सॉलिड डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज, अगर वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है तो उसका अगर कोई सॉलिड डिस्क जो है वो उसका उस सिचुएशन में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दिया रहता है, अगर उसका एक्सिस रोटेशन में हो तो d/√8 के बराबर होता है। ये एक assumption है। तो देयरफॉर यहाँ पर हम मास बराबर क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू थिकनेस इनटू रो। तो मास इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस इनटू रो। तो यहाँ से π/4 डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर दिया हुआ है 1 स्क्वायर, एरिया इनटू थिकनेस इनटू रो, थिकनेस कितना दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर यानी कि 0.2 ले लेंगे। रो कितना दिया हुआ है ये आपको assumption से आपको पता होना चाहिए, कास्ट आयरन के लिए रो कितना होता है 7200। ये आपका डेटा बुक में दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 7200 जो है वो, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। 7200 जो उसका रोज का जो है डेंसिटी जो है वो दैट इज इक्वल टू 7200। अब यहाँ पर मास को हम कैलकुलेट करते हैं तो 1130.97 kg आ जाएगा। और जो रेडियस ऑफ गायरेशन में बोल रहा था, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है सॉलिड डिस्क का k इज इक्वल टू d/√8 के बराबर होता है। तो अगर मैं k को स्क्वायर कर देता हूँ, d का स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर √8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं कि k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 1 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2πn1/60 करना पड़ेगा, और 2πn1 यानी कि 2 × π × n1 इज इक्वल टू यहाँ पर 350, और बाई 60 करूंगा तो यहाँ से 36.65 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा ओमेगा 1। ओमेगा 2 जो होगा वो फाइनल वेलोसिटी जो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, या इसको मैं दूसरे टर्म में लिखना चाहूँ रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में हाफ m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हाफ जो है m इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किए हैं, m इज इक्वल टू π/4 डायमीटर का स्क्वायर इनटू आपका जो थिकनेस इनटू रो के बराबर। तो m इज इक्वल टू हमने यहाँ पुट किए 1130.97 k स्क्वायर यानी कि आपका 1.1/8 है, 1/8 जो है k स्क्वायर के बराबर है। और आपका जो ये जो है आपका जो ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर में ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 यानी 36.65 का स्क्वायर
कैलकुलेट करने पर 94946.52 जूल आ जाएगा। हमको टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल टू mt। और ये जो है अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है एवरेज वेलोसिटी, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 है और ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा 1/2 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1/2 इंटू टी कर देंगे, तो जो कि आपका जो टाइम होगा ओमेगा 1/2 इंटू टाइम, तो यहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा, तो यहाँ 36.65 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करेंगे, दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 27.49 रेडियन आ जाएगा। और mt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E अपॉन Q, एनर्जी अपॉन थीटा, सॉरी एनर्जी अपॉन E अपॉन थीटा। तो एनर्जी अपॉन थीटा से आपका यहाँ पर 94946.52 डिवाइड बाय 27.49, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर mt इज इक्वल टू 3453.86 न्यूटन मीटर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ब्रेक का जो है ये, a mass of 2500 kg is lowered at a velocity of 1.5 meter per second from the drum as shown in the figure. The mass of the drum is 50 kg and its radius of gyration can be taken as 0.7 meter. On the applying the brake, the mass is brought to the rest in a distance of 0.5 meter. Calculate. First calculate करना है energy absorbed by the brake and second calculate करना है torque capacity of the brake. तो given क्या क्या है, mass is equal to 2500 kg दिया हुआ है, v यहाँ पर velocity जो दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ड्रम के लिए क्या दिया हुआ, mass is equal to आपका 50 kg दिया हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है 0.7 मीटर, h is equal to 0.5 मीटर और r उसका जो रेडियस है 0.75 मीटर। तो यहाँ पर देखो ये फिगर है, ये एक मास को ये 2500 kg को अपलिफ्ट कर रहा है और यहाँ पर ये जो ड्रम है वो रोटेट भी हो रहा है। v यहाँ पर देखो मास जो है वो v इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड से। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ अप्लाई होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2500 इंटू v1 वेलोसिटी जो है 1.5 का स्क्वायर, तो एक काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी 2812.5 जूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये तो था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रम भी फाइंड आउट करना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ mk स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू v1 अपॉन r से। तो v1 वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय रेडियस करेंगे 0.75, तो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा 1, और ओमेगा 2 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 को यहाँ पुट अप करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू ड्रम का मास है 50 और k इज इक्वल टू 0.7 उसका स्क्वायर, और ओमेगा 1 जो है आपका 2 है, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 49 जूल आ जाएगा। इस सिचुएशन में ये लिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट होगा, तो इज इक्वल टू 2500 आपका जो ये mgh होगा, ये आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh होगा, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो कि लिफ्ट कर रहे हैं 2500 kg को, तो m की वैल्यू 2500 हो जाएगी, g की वैल्यू 9.81 और h जो होगा वो आपका 0.8 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 1226.2.5 जूल मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी जब आप काउंट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रम भी काउंट होगा। यहाँ पर सब तीनों को ऐड कर देंगे तो 2812.5 प्लस 49 प्लस 12262.5, तीनों को कैलकुलेट करोगे तो 15124 जूल आपका टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टॉर्क कैपेसिटी के लिए क्या करना होगा, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर क्या है, मास मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मूव कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। If the theta is the angle through which the drum rotates the braking period, during the braking period अगर theta है, अगर एंगल है आपका जो रोटेट कर रहा है, तो थीटा इंटू ड्रम रेडियस इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 0.75 हो जाएगा, यानी कि 0.75 इसका जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर इसका डायमीटर है, रेडियस इज इक्वल टू 0.75 होगा, और थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 0.75 करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.667 रेडियन थीटा में आ जाएगा। और हमको टॉर्क कैपेसिटी ऑफ ब्रेक फाइंड आउट करना था, तो जो आपका टॉर्क है दैट इज इक्वल टू एनर्जी बाय थीटा होगा, और एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पर इसके पहले हमने फाइंड आउट किया है 15124, तो 1.15124 डिवाइड बाय 0.667, सॉरी 0.667 को आप डिवाइड कर दोगे
तो 22686 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि ब्रेक पर काइनेटिक एनर्जी के बेस पर डिपेंडेंट थे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक के रखें हम। यस सर। आज की क्लास यहीं तक रखें। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। ये वीबी भंडारी से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना और इस पर बेस्ड अनसॉल्व हो सके तो बनाने की कोशिश करना ताकि अनसॉल्व भी सॉल्व हो। रवि रंजन, रवि रंजन, दीपक कुमार। चलो ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन देखेंगे। जिनको इन दोनों को ठीक है सर। छोड़ सकते हो। थैंक यू सर। इस्माइल अंसारी, सर लीव कर देना।